नमस्कार जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक समय था जब भारत में भुखमरी जो थी वो बहुत ज़ोर पर थी। फिर हरित क्रांति आई और हमें लगा कि इस समस्या को जड़ से हटा दिया गया है और जो भी बचा खुचा कसर होगा वो जब अब सरकार जो है वो राशन को इतने सस्ते दरों पर देती है तो अब तो ये समस्या बिल्कुल मिट गई होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ही भारत में आप कई भारत को देख सकते हैं। एक भारत वो है जहाँ पर शादियों में, पार्टियों में आप देखते हैं कि इतना सारा खाना हर रोज़ वेस्ट होता है और एक भारत वहाँ वो है जहाँ पर हर रोज़ कई लोग भूखे पेट सोते हैं। इसी समस्या को लेकर के काम कर रही है एक संस्थान हमारे बीच जिनका नाम है हाई-फाई, हेल्पिंग इंडिया, फीडिंग इंडिया। इनके अलावा वो और भी कई तरीके की समस्याओं पर काम करते हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो, वुमेन मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ को लेकर के हो। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज इस संस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं अभिजीत कुमार जी। चलिए मिलते हैं उनसे और समझते हैं उनके द्वारा दी जा रही नई दिशा को। नमस्कार अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो ये संस्थान कब बनी, कैसे बनी, इसको जानना चाहेंगे। कीर्ति जी, आपने बहुत सही कहा कि एक ऐसा भारत है जहाँ पे शादियों पार्टियों में खाना बचता है और एक ऐसा भारत है जहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं। हेल्पिंग इंडिया, फीडिंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत इसी मुख्य मुद्दे हुई थी। वो शुरुआत 25 दिसंबर 2016 की है, जिस वक्त क्रिसमस ईव के बाद उसका बचा हुआ जो खाना था जी। वो मेरे घर के बगल के एक डंपयार्ड एरिया में फेंक दिया गया था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा एक रैक पिकर्स बच्चे लोग जो कूड़ा उठाते हैं वो पनीर के ऊपर से जो आपका जो यहाँ पे जो पनीर के ऊपर जो गंदगी थी उसको हटाकर पनीर खा रहे थे। मैंने उस वक्त मैं बहुत अचंभा रहा कि क्या हम लोग उस भारत में रह रहे हैं जहाँ पे लोग खाना फेंक दे रहे हैं और उसी फेंके हुए खाने से लोग खाना खा रहे हैं। जी। ये देखकर मैं बहुत शॉक हो गया। मैं सोचा कि मैं इसको करूँ कैसे। तो साथ में मेरे फादर थे। हमने स्टार्टिंग में पहले उन बच्चे को तो पहले खाना खिलाया अपने घर में लाके, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसके तह तक गया तब मैं ये देख रहा हूँ कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हर वक्त हर पार्टी के बाद खाने को फेंक दिया जा रहा है। जी। तो उसी वक्त मैंने एक संकल्प लिया कि कुछ ना कुछ इस खाने के वेस्टेज को रोकना है। तो उसके बाद मैं और मेरे वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो उसने मिलकर इस संस्था हेल्पिंग इंडिया, फीडिंग इंडिया की स्थापना की, जहाँ पे जिसका मूल उद्देश्य यही था कि जो आपके लिए बेस्ट है वो हमारे लिए बेस्ट है। जी। इसी मूल मुद्दे के साथ हम लोग ने शुरुआत किया। जी। एक मिशन जो आपका है, जो एक वन ऑफ द मेन मिशन है कि आपको माल न्यूट्रिशन को कम करना है, हंगर को भी कम करना है। इसके लिए स्पेसिफिकली क्या क्या काम हो रहा है? माल न्यूट्रिशन और हंगर की जहाँ तक बात हुई, हमने सबसे पहले जो वेस्टेज ऑफ फूड को रिड्यूस जब कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिड्यूसिंग द फूड वेस्टेज जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे खाने की बर्बादी को रोका जा रहा है, उसी से हंगर को भी शॉर्ट किया जा रहा है। इसको देखा जा रहा है क्योंकि ये ऑथेंटिकली ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से प्रूवन है कि अगर हम लोग फूड वेस्टेज बंद करते हैं और उस फूड को, जो सरप्लस फूड है, जो मेल नरिश्ड या जो लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक उसको पहुँचाते हैं, तो यहाँ से मेल न्यूट्रिशन साथ में भूखमरी भी कम होगी। तो हमारी स्पेसिफिक मिशन जहाँ पे हमने ट्राइबल पीपल कॉल्ड बिरहोर को हमने टारगेट किया, उनके जो मेल नरिशमेंट है उन तक जो भी हमें खाना मिलता था हम लोग उन तक पहुँचाते थे। और जहाँ पे मैं बता के बहुत खुशी होती है कि पिछले 6 सालों की मेहनत से अब जो हमारी जो बिरहोर टोला जो हज़ारीबाग में इस्टेब्लिश है, वहाँ पे अब मैन नरिश्ड जो बच्चे होते हैं वो अब पैदा नहीं होते, वहाँ पे एक हेल्दी चाइल्ड पैदा होने शुरू हुए, बर्थ लेना शुरू किए। जी। आपके संस्थान की अगर हम वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ पर लिखा है कि आप जो है वो रूट कॉज को भी जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। क्या रूट कॉज आपको समझ में आता है, वहाँ कैसे काम करते हैं? पिछले 7 सालों में हमने यही चीज़ देखा है कि सिर्फ खाना खिला देना एक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, क्योंकि आज हम उनको खाना खिलाएंगे, कल भी हम उन्हें खाना खिलाना है, लेकिन हमने ये देखा कि इसके रूट कॉज, इसको सस्टेनेबल बनाना होगा। तो हमने उन बच्चों लोग को जिनको खाना खिलाते तो उनको मिशन रोशनी के अंतर्गत हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। जो महिलाएं थी जो जिनके पास कोई काम नहीं था, तो मिशन प्रगति के अंदर हमने उनको सिलाई मशीन गिफ्ट किया, जिससे उन लोग अपने रोजाना जीवनी की भी जी सके। और इसके अंतर्गत हम लोग ने उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का कोशिश कर रहा था, जिसमें ईच वन अडॉप्ट वन
हमारी मिशन है जिसमें जो कैपेबल पर्सन है ना, हम लोग चाहते हैं कि आप उनसे आए, एक बच्चे को अडॉप्ट करें और उनकी जितनी भी एजुकेशन खर्च हो या जो भी मूलभूत सुविधाओं की खर्च हो उनको बेयर करें, सो डैट इन लोग को भी मेन स्ट्रीम, इन लोग को भी उस भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश किया जाए जिस भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं, एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। जी, चैलेंजेस क्या आता है इस पूरे काम में? चैलेंजेस शायद इस बताने में भी बहुत कभी मुझको हंसी आती है कि सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि सोसाइटी एज अ सोशल वर्क आज तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन, समाज सेवा एक प्रोफेशन ना सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है ना हमारे पेरेंट्स ने अभी तक एक्सेप्ट किया है। और जब 2017 में मैंने इसको शुरुआत की थी तो मैं यही चीज़ देखता था कि जब एक 18 साल का लड़का किसी के पास जाके बोलता था कि आप मुझको खाना दीजिए, जो बचा हुआ खाना वो दीजिए, तो वो सोचते थे ये इसको हुआ क्या है, ये लड़का क्यों पगला रहा है जी। क्योंकि ये बहुत अलग था। जब लोग खाना फेंकने की टेंडेंसी पर रहते थे, वहाँ पे एक आदमी जाता था और बोलता था कि आप खाना फेंके नहीं, हमें दीजिए, हम इनको उन ज़रूरतमंद तक पहुँचाएंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। वहाँ साथ साथ सोसाइटी का एक अलग अलग टैग भी हमें मिला जिसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग समाज के लिए काम कर रहे थे तो हम लोग बेरोजगार भी थे, क्योंकि हम लोग समाज के लिए काम कर रहे थे इस कारण हम लोग समाज के फूड डिलीवरी बॉय भी बन चुके थे 2018 में, क्योंकि हम लोग खाना उठाते थे और उन तक पहुंचाते थे जिनके पास नहीं, तो हम लोग फूड डिलीवरी बॉय भी बन चुके थे। और सबसे ज़्यादा था कि क्योंकि इसी बीच मैंने कुछ इंटरनेशनल इवेंट में भी करना, तो हम लोग इंटरनेशनल भिखारी भी बन चुके थे, क्योंकि हम लोग इस भिखारी का काम करते करते इंटरनेशनली पहुंच गए थे। तो ये चैलेंजेस हमने बहुत फेस किया। जी, आपके जो काम करने का तरीका है जिसको मैं समझ पा रही हूँ कि एक था कि आपको फीडिंग करवाना था सबके भूखे लोगों के लिए, और वहाँ से आपने रूट कॉज भी देखा कि क्या है कि अच्छा शिक्षा की कमी है तो इस वजह से लोगों के पास रोज़गार की कमी है, तो आपने शिक्षा पर काम किया। रोज़गार नहीं है इसलिए वो भूखे हैं तो आपने रोज़गार पर भी काम किया। इस तरीके से कई और ब्रांचेज हो गए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। ऐसा ही आपका एक और मिशन है, मिशन प्रकृति, उसके विषय में बताइए वहाँ क्या काम होता है? मिशन प्रकृति एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि जो हमारे एसपीजी कमांडो जिन्होंने जो दिव्यांग थे, जो हजारीबाग के थे, उनके यादों में हम लोग ने शुरू किया। मिशन प्रगति के अंतर्गत हम लोग हर महीने प्लांटेशन ड्राइव करते हैं जो लोगों के ऊपर डेडिकेटेड रहता है, जो अपने नाम से उस प्लांट को उनके नाम से उस प्लांट को हम लोग प्लांटेशन पे जाते हैं और उनको वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को देते हैं जिनके नाम से वो है। उस प्लांट को ग्रो करना, उनको फूड, उनको वाटर देना, उनके बेसिक नीड जो भी है, फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी है आपको देना है, और वो प्लांटेशन को कर जो हमारी जो धरती माँ है उनको बचाने के ऊपर एक छोटा सा प्रयास है। जी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक खासियत है कि वो 100% वॉलंटियर बेस्ड ही ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। मैं जानना चाहूँगी कि आपका काम कैसे होता है? जैसे कि आप बता रहे हैं अगर कोई फूड फेंकने वाला है, हम वहाँ जाते हैं और उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको पता कैसे चलता है कि कहाँ हमें सरप्लस फूड मिल सकता है? उसके बाद उसको लेने के बाद आपको कैसे पता चलता है कहाँ जा करके इसको बांटना है? ये पूरा प्रोसेस मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअली जब भी कोई शादियाँ पार्टी करती हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमन होता है, प्री बुक। सारे चीज़ों को प्री बुक किया जाता है, वो कैमरामैन हो, वो टेंट वाले हो। तो हमने भी एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कि आप हमें भी प्री बुक करें या प्री कंसल्ट करें फॉर ₹1। अच्छा, आप हमारी संस्था को ₹1 दें और हमें प्री बुक कर लें। उससे क्या होता है कि अगर आपके यहाँ, क्योंकि वॉलंटियर्स बेस हमारा अगर वहाँ पे कम है तो एक साथ में 3-4 पार्टियों का खाना उठाना मुश्किल हो सकता था, तो हमने प्री बुकिंग सिस्टम निकाला कि आप हमें प्री कंसल्ट करके प्री बुक कर ले ₹1 देकर। तो हम लोग को पहले से पता रहता था कि वहाँ पे शादी है, मोस्ट ऑफ द शादियों में खाना बचता ही बचता है। तो उस वक्त उसी तरह से हमारी वॉलंटियर्स के लाइनअप रहती हैं। वॉलंटियर्स डिप्यूट पहले से हो जाते हैं, प्री माइंडेड रहते, प्री मेंटली प्रिपेयर्ड रहते कि इतने बजे, लगभग 10 बजे तक हमें कॉल आएगी, हम लोग वो खाना को उठाएंगे और लोगों तक जाएंगे। बात हुई कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हज़ारीबाग का। पूरे हज़ारीबाग को हमने 13 जोन में डिवाइड किया हुआ है। 13 जोन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल, कितने पीपल कहाँ पे, और उसमें जहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं वो रहता है, वो डिपेंड करता है कि हमें फूड कितना है। अगर हमारे पास 20 लोगों का खाना है तो हम 100 लोगों के जोन पे नहीं जाएंगे, जहाँ पे 30 लोग का है वहाँ पे जोन पे जाएंगे। तो उसी जोन के हिसाब से हमने जहाँ पे भी हमारी अभी ऑर्गेनाइजेशन काम करी है, पूरे सिटी को हमने जोन वाइज में डिवाइड कर दिया है। जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे नीडी पीपल जितने हैं उसके हिसाब से जितने खाना मिलता है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
और उसी वक्त सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा पैरामीटर है टेस्टिंग ऑफ फूड है। जो खाना हम लोग रिसीव कर रहे हैं, पहले हमारे एक वॉलंटियर जो टेस्टिंग हेड होते हैं, उसको जब तक वो क्वालिटी चेक कर पास नहीं होगा, जब तक वो फूड खाने लायक नहीं होगा, तब तक वो फूड को ना रिसीव किया जाता है ना आगे फॉरवर्ड किया जाता है। क्वालिटी चेक के लिए क्या प्रोसेस है, क्या पैरामीटर्स हैं आपके? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया झारखंड की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के साथ मिलकर ये काम करी है अंडर द इनिशिएटिव सेफ फूड शेयर फूड। अच्छा। इसके अंतर्गत हम लोग 2019 में FSSAI के साथ हम लोग मिले हैं, जहाँ से हम लोग को बेसिक हाइजीन की ट्रेनिंग मिली है तथा हमारे साथ अलग अलग हमारे पास गैजेट्स मिला है जिसमें फूड की क्वालिटी, फूड की ड्यूरेबिलिटी, ये फूड जब हम लोग अभी रिसीव किए तो कब तक ये रहेगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ FSSAI का भी, तो उन्होंने हमें बहुत सारे फ्रिजेस भी दिए हैं कि अगर वो फूड उस वक्त नहीं होता है तो आप बाद में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्टोर कर लें, तो स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो FSSAI की ट्रेनिंग तथा जो गैजेट्स हमारे के पास है, टेम्परेचर कंट्रोल, ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग मशीन, और मैं बताना चाहूँगा कि ये सब अलग बात है, लेकिन भारत बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि हमारे पास जो टेस्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है वो हमारी टंग है, जो मम्मी रात का खाना उठाकर सुबह बता सकती है कि ये सही है या गलत है। तो हमारा जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो वॉलंटियर्स देते हैं, उस पर ज़्यादा हम लोग डिपेंड करके उस पर करते हैं जी। आगे फूड। एक चीज़ है कि लोग कहते हैं कि खाना फेंक दे रहे हैं, बट मैं मानती हूँ ना कि ज़्यादातर लोग अच्छे हैं और वो फेंकना नहीं चाहते हैं, पर शादी पार्टियों में जो सरप्लस फूड है वो शायद डोनेशन आप एक बार कर पाएंगे, लेकिन जब आपके पास एक्सेस क्लोथ होता है ना, वो बहुत लोग चाहते हैं कि हम किसी नीडी को दे दें, बट हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएँ, किसको कॉन्टैक्ट करें। उसके लिए भी आपका एक प्रोग्राम चलता है, तो पहले तो आप बताइए कि लोग कैसे जुड़ सकते हैं अगर आपको उनको क्लोथ डोनेट करना है, और इसमें आपका पूरा काम क्या होता है क्लोथ डोनेशन का, वो भी बताइए। इस पूरे मिशन का नाम हमने रखा है मिशन परिधान जी। मिशन परिधान के अंतर्गत हमने वो जो बेसिक समझा कि लोगों के यहाँ, बहुत लोगों के पास जब विंटर हो तो लोगों के पास कपड़े नहीं होते हैं, तो हमने उसको क्या किया है कि हमने स्लॉटिंग टाइम डाला है। हमने टाइम डाला है एक समर से पहले स्लीपर डोनेशन का, अच्छा, विंटर से पहले विंटर क्लोथ डोनेशन का, और रेनी सीजन से पहले रेनकोट या ऐसे कपड़े जो थोड़ा विंटर्स के लिए भी यूज़ हो सके। तो एक स्पेसिफिक समय पर हमने हमारे वॉलंटियर्स हमारे विभिन्न सोशल मीडिया से लोगों को अर्ज करते हैं, और उनसे सबसे पहले यही अर्ज रहता है या हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वही कपड़ा दे जो आप खुद भी पहन सकते हैं जी, जो अच्छे कंडीशन में हो, जो अच्छे जो दूसरे लोग पहन सके, जिसमें हमें किसी भी तरह का शॉर्टिंग ना करना पड़े। तो लोगों पे अर्ज करते हैं, लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, वॉलंटियर्स अपने लिंक के थ्रू इस पे करते हैं, और जो भी लोग हमसे कनेक्ट होते हैं वो हमें रजिस्टर करते हैं। हमने इसी साल जेवियर्स कॉलेज के आसपास में हमने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया था, जिसमें हज़ारों लोग ने खुद आकर स्वच्छ से वहाँ पर क्लोथ दिया था, और वो ऑल ओवर रांची में वो क्लोथ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जिनको नीड है जी। मतलब हमारे दर्शक जो भी आज देख रहे हैं, अगर उनको क्लोथ डोनेशन करना है तो फिर वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा करके उसके बारे में जानकारी जो भी होगी वहाँ पर देख सकते हैं। आपका एक और काम है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उस मिशन के बारे में बताइए, वहाँ पर क्या काम हो रहा है? मिशन समृद्धि, जिसमें हमने वुमेन्स को, मैंने बताया था कि सिलाई मशीन हमने दिया है जी। फिर हमने अभी नाबार्ड के साथ मिलकर बिरहोर टोला, जो बिरहोर जनजाति हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनको रस्सी बनाना बहुत अच्छा से आता था। अच्छा। जो सीमेंट के बोरे होते हैं उसके एक एक थ्रेड को निकालकर उससे रस्सी बनाते थे। तो हमने बोला कि सिर्फ रस्सी तक क्यों इसको सीमित रखा जाए, क्यों ना इससे फुटमैट बनाया जाए, क्यों ना इससे ऐसा एक रस्सी बनाया जाए जिससे हम लोग कुआं से पानी निकाल सकें। जी जी। क्योंकि उनके उसी टैलेंट को हम लोग आगे बढ़ाया, तो हमने नाबार्ड के साथ मिलकर एक छोटी सी ट्रेनिंग कैंप वहाँ पे किया गया। साथ साथ हम विभिन्न प्राउड डोनर्स, जो हमारे लोग जो हमें साथ देते हैं उनको प्राउड डोनर्स बोलते हैं, तो उनके साथ मिलकर अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोग पेपर प्लेट मेकिंग मशीन की स्थापना करने का हमारा विचार चल रहा है। वो लगाने के बाद विभिन्न वुमेन्स पे आय का स्रोत बनाने का हमारा कोशिश है कि वो रेवेन्यू जनरेट करें, और उस रेवेन्यू को अपने हेल्थ से या और अपने बच्चे लोगों के एजुकेशन में लगाएं। जी।
अगर बदलाव करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है कि एजुकेशन पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप एक जनरेशन को पढ़ाएंगे तो आगे वाली पूरी जो पीढ़ी है वो बदल जाती है। एजुकेशन को लेकर के क्या काम होता है, और साथ ही साथ में झारखंड राज्य में शिक्षा की क्या स्थिति है? जहाँ तक मैं बात करूँ, झारखंड की तो लगभग 66% ऑफ लिटरेसी रेट है, और ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है झारखंड में, क्योंकि लड़कियों के स्कूल तक आने के ट्रांसपोर्टेशन तथा एग्रीकल्चर, क्योंकि झारखंड एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो जहाँ पे एग्रीकल्चर वक्त शुरू होता है, जहाँ पे खेती का समय होता है, वो बारिश आए या कभी आए, तो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुझको स्कूल में क्या मिलेगा, मैं एक आदमी का दिहाड़ी करने से अच्छा कि मैं वहाँ पे काम कर लूँ। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हमने उनके टोला, उनके घरों तक हमने अपना स्कूल पहुँचाया है। मिशन रोशनी के अंतर्गत हमने विभिन्न टोलों पर अपना स्कूल स्टैब्लिश किया है, वहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, और साथ साथ बच्चे लोग को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, अलग अलग विभिन्न एग्जामिनेशन, जैसे नेतरहट हो, जिसमें सैनिक, जिसमें जैसा इंटरेस्ट हो जिनका, उनका इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एजुकेशन के लिए रेडी भी कर रहे हैं। बड़े शिक्षा जो एग्जामिनेशन उनके लिए, उनको रेडी भी किया जा रहा है कि वो लोग आगे जाकर एक बेहतर इंसान बन सके, और इन लोग एजुकेशन, एक उनके रेवेन्यू जनरेशन के एजुकेशन के लिए कहीं से उनको कमी ना पड़े। जी, जब आप इतना कुछ करते हैं तो जो एंड रिजल्ट है वो यही होता है कि लोगों से अवार्ड मिले या रिकग्नाइजेशन मिले, तो लगता है कि हमारा जो काम है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है। क्या कुछ अवार्ड्स और रिकग्नाइजेशन मिले आपके संस्थान को अभी तक? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि इस कड़ी में मैंने भारत को 3 बार रिप्रेजेंट किया है विभिन्न विभिन्न देशों में। 2018 में मैंने भारत को मॉडल यूनाइटेड नेशन बैंकॉक में रिप्रेजेंट किया। 2019 में द एशियन इंटरनेशनल में श्रीलंका में भारत को रिप्रेजेंट किया, और 2020 में इंडोनेशिया में भारत को रिप्रेजेंट किया है जी। इस कड़ी में मैंने, और साथ साथ हम लोग इकलौती जो FSSAI के पार्टनर बने हैं, तो इस रिकग्नाइजेशन से मुझे एक चीज़ समझ में आया कि आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर सोसाइटी अगर आप करते हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट करने के बाद वो एक ज़्यादा बूस्टअप देता है वॉलंटियर्स को भी और संस्था को भी, कि हम एक सही ट्रैक पे हैं, और उस ट्रैक पे अगर हम लोग चलें तो जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, उसको प्राप्त करेंगे। जी, अभिजीत जी, इस काम की जब शुरुआत भी हुई थी तो इस वजह से हुई थी क्योंकि आपको लगा कि अगर कोई इंसान भूखा है तो मुझे उसको खाना खिलाना चाहिए। सारे काम जब आप करते हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, उनकी भूख मिट गई, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका फ्यूचर बन रहा है। ऐसे में जो गिविंग हैंड है, जो आप हैं, आपको सोशल वर्क करके क्या कुछ अपने आप में बदलाव महसूस होता है? आई थिंक मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आज तक जो भी मेरे लाइफ में आफ्टर इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने को जो भी अच्छा हुआ है, मैं इसको यही समझता हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है वो इनका देन है, उनका वो आशीर्वाद है, उनका वो स्माइल, जो भूखे पेट तक जो खाना पहुँचे, उनका जो दुआ है वही मुझको इस पर है। अगर आज मैं इस मंच पे भी आया हूँ तो शायद कहीं ना कहीं जो खाना उन लोग से जो ब्लेसिंग मिला है, उस ब्लेसिंग से ही आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आज जो भी अभिजीत कुमार जो आज है, हेल्पिंग इंडिया जो भी है, उन्हीं लोगों की वजह से है जिन तक हमने अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं, जिनकी ब्लेसिंग हमें मिली है। जी, अभिजीत जी, गोल की अगर बात करें तो कई सालों से आपका काम चल रहा है, कई तरीके के मिशन अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन मिल भी चुके हैं। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, संस्थान को आगे क्या कुछ करना है? मैं आगे की तक में एक हमारी जो अल्टीमेट गोल है इस संस्था को कि 1 टाइम मील फॉर एवरीवन, जो हमारा लक्ष्य है कि हर एक भूखे तक एक वक्त का खाना ज़रूर पहुंचाना है। इस मिशन के साथ हम लोग निकले हैं, और साथ ही साथ इस मिशन के साथ हमने एक प्रण भी लिया है कि जब तक इस डिक्शनरी से हंगर वर्ड को हटा ना दिया जाए, तब तक ये संस्था बैठने वाली में नहीं है। तब तक हम लोग लड़ेंगे, तब तक हम लोग उस फूड वेस्टेज और उस हंगर वर्ड से लड़ते रहेंगे, जब तक हम लोग उसको डिक्शनरी से हटाना दें। जी, हंगर और मालन्यूट्रिशन पे अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि शायद मालन्यूट्रिशन की समस्या बहुत कम है और हंगर की समस्या तो बिल्कुल भी ही नहीं है। तो पहले तो मालन्यूट्रिशन का जो हमारे राज्य में उसकी स्थिति कैसी है? मालन्यूट्रिशन की जहाँ तक स्थिति रहेगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1/3 ऑफ द चाइल्ड बॉर्न इन झारखंड और इन इंडिया, पूरे देश में बात करूँ या झारखंड बात करूँ, 1/3 बच्चे जो भी पैदा ले रहे हैं वो मेल नरिश्ड हैं। जी, लगभग 19 करोड़ बच्चे
अभी इंडिया में मैल नरिश्ड है, 20 करोड़ लोग भूखा सोते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि भूखमरी है ही नहीं तो ये 20 करोड़ लोग कहाँ हैं? और ये डाटा सिर्फ मेरी नहीं है, ये डाटा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की है, जो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो 20 करोड़ लोग जो भूखे सो रहे हैं, जो 19 करोड़ बच्चे जो मैल नरिश्ड हैं, उन तक काम करने के लिए हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया बना है जी। फूड वेस्टेज से हंगर के प्रॉब्लम को ख़त्म करने का हेल्पिंग इंडिया काम कर रहा है जी। आप जब बता रहे थे कि ये टोटली वॉलंटियर बेस्ड है, तो चैलेंजेस के बारे में आपने बात की थी, और एक चैलेंज जो मुझे समझ में आता है कि जब आप वॉलंटियर से काम लेते हैं ना, तो वो अपने समय पर आपका काम करते हैं, और एम्प्लॉयज़ हैं तो वो पूरा समय आपको ही डेडिकेट करते हैं, क्योंकि वो वेतन ले रहे हैं तो आपके यहाँ पर तो डेली काम करने आएंगे ही। ऐसे में क्या कुछ चैलेंज वॉलंटियर्स के काम करने की वजह से आपको मिलता है, या फिर अगर आपको उन चैलेंजेस को आपने शॉर्ट आउट कर लिया है तो उसके बारे में भी बताइए। एक बहुत अच्छा डिफरेंस है फ्रॉम वॉलंटरी बेसिस टू एम्प्लॉयमेंट बेसिस जी। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, या मैंने अपने आप में भी यही चीज़ देखा है कि इफ़ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, अगर मैं एक सक्सेसफुल पर्सन है तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस समाज से मैं आया उसको देने का, उनको कुछ गिव बैक करने का। क्योंकि आज अगर हमारा किसी का नाम है या किसी का भी कोई नाम है, तो वो उस समाज से उसका नाम मिल रहा है जिस समाज से वो आए हैं। तो जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन वॉलंटियर्स को हमने सिर्फ एक ही मोटो से रखा है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी जी। आप जिस नाम से, जो जगह पे आप हैं, जिस सक्सेस ने आपको जो सक्सेस मिला है, उस सक्सेस को अपने सोसाइटी को, जिस सोसाइटी से आप आए हैं, उन तक अपने काम को बाहर करें, अपने काम को बताएं, और जो सोसाइटी की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें जी। अभिजीत जी, शिक्षा को लेकर के अगर एक जो चैलेंज मुझे समझ में आ रहा था, ये वॉलंटियर्स को लेकर के हो सकता है कि एक वॉलंटियर जो जा कर के पढ़ा रहा है, हो सकता है कि दूसरा वॉलंटियर जाए और वो कुछ और नया स्टार्ट कर दे। इस समस्या को टैकल करने के लिए क्या कुछ आपने किया है अभी तक? एक्चुअली ये समस्या ज़रूर ग्राउंड रियलिटी में आ रही थी। तो हमारी जो एजुकेशनल टीम थी, जो मिशन रोशनी की टीम थी, इस प्रॉब्लम को जब आना शुरू हुई तो हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया, और हमने डिप्यूट किया जो भी बच्चे थे, जो भी टीचर्स पढ़ाने जाते थे, जो भी वॉलंटियर्स वहाँ पढ़ाने जाते थे, उन तक एक कोऑर्डिनेशन करवाई कि जो सब्जेक्ट आज हम लोग ने पढ़ा चुका है, जहाँ तक वो जो चीज़ पढ़ चुके हैं, वो नेक्स्ट टीचर अगर वो उनका टेन्योर खत्म हो गया तो नेक्स्ट टीचर उस सब्जेक्ट का जाकर रिवीजन करवाकर, और वो जो गिवन सिलेबस है, जो आज का डे टू डे टास्क आपको मिला, उससे आपको कंटिन्यू करें, सो डेट ओवरलैपिंग ऑफ चैप्टर्स या ओवरलैपिंग जो चीज़ पढ़ चुके उसको फिर पढ़ाने का वो समस्या दूर हो पाए जी। एक और काम जिसके विषय में हमने चर्चा नहीं की, वो था कि ब्लड डोनेशन को लेकर के भी आपका काम रहता है, वहाँ कौन सा मिशन चल रहा है, उस विषय में बताइए। मिशन रक्तदान पे जो हमारे जो मिशन चल रहा है, रक्षक पे, उस पर हमने लगभग 450 वॉलंटियर्स ने अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और इस पे हमने जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है कि जो बच्चे थैलेसीमिया बच्चे जो हैं उन तक हमारा ब्लड पहुँचे। भागलपुर में जब मलेरिया डेंगू की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई थी, तो हमने भागलपुर में भी जाकर हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे ब्लड डोनेट किया था। तो हमारा अल्टीमेट गोल ये रहता है कि जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े, वो कैंप के माध्यम से हो या वो पर्सनल इंटरेस्ट के माध्यम से हो, या पर्सनली हम लोग उनको जाकर जब ज़रूरत पड़े तो उन तक हमारा ब्लड के शॉर्टेज से किसी की मौत या किसी का हालत गंभीर ना हो, इसके लिए इस मिशन की शुरुआत की गई जी। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो वॉलंटियरिंग वर्क के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। उनको लगता है कि हमारा मन भी लग जाएगा, दोस्त जाएंगे और कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगी। तो कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके वॉलंटियर्स बन सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? जितने भी स्टूडेंट्स जो भी स्कूल गोइंग और या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर हमारे जो वॉलंटियर्स फॉर्म है उस पर फिलअप अपना कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू, क्योंकि लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान रहे हैं, नहीं जान रहे, कितना जान रहे हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं। और उसके बाद एज पर देयर इंटरेस्ट, एज पर देयर टाइम, आपके पास अगर 2 घंटा ही है, पूरे सप्ताह में 2 ही घंटा है, आप 2 ही घंटा दो, लेकिन अपना 100% दो। अगर आपके पास 4 घंटा है तो 4 घंटा में आप उस 4 घंटे में किस किस चीज़ों को देखना चाह रहे हो? आप एजुकेशन पार्ट को देखना चाह रहे हो, हमारी सोशल मीडिया पार्ट को देखना चाह रहे हो, जिस पार्ट को भी आप देखना चाह रहे हो उस पर 100% देकर और आप हमने वॉलंटरी काम कीजिए। और एट लास्ट जो उनको चाहिए, हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया एक
इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट और LOR आपको देते हैं, जिससे आपको अपने फर्दर स्टडीज़ या फर्दर किसी भी क्वालिफिकेशन में आपको साथ मिलेगा। अभिजीत जी, आज हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको यदि आप कुछ कहना चाहें, कोई सोशल मैसेज देना चाहें, तो वो क्या होगा? मैं कुछ चंद शब्दों में इसी को ख़त्म करूँगा कि फेंक रहे थे तुम जो खाना, फेंक रहे थे तुम जो खाना, क्योंकि रोटी थोड़ी सूखी है, ज़रा आराम से फेंकना हो साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है। एक समाज जिसमें हमने इतना खाना है जो फेंका रहा है, और एक समाज जहाँ पे लोग उसी खाना को खा रहे हैं। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे सब लोगों के पास वन टाइम मील हो, सब लोगों के पास एक ऐसा भारत बनाए जिसमें सब लोग एक भूखा मुक्त भारत, मैल नरिश भारत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका जो काम करने का तरीका है वो जो हम देख सकते हैं, एक संक्षिप्त में अगर मैं बताना चाहूँ कि एक इंसान ने एक देखा भूखे इंसान को, और उसके बाद फिर कैसे ना ही सिर्फ उस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर, बल्कि एजुकेशन से लेकर के वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर के वुमेन मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन को लेकर के और हर एक तरीके के मुद्दों पर आपने काम किया है। हम सच में कह सकते हैं कि आप एक नई दिशा दे रहे हैं एक भूख मुक्त भारत की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे मेहमानों से जो किसी न किसी तरीके से समाज में कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।